जय हिंद साथियों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार पुलिस लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस में बहुत जल्द 21,391 पदों पर भर्ती निकलने वाली है और यह बिहार के इतिहास में पहली बार इतना बड़ी भर्ती निकलेगी। आप सभी जानते हैं कि बहुत पहले ही 11,880 पदों की वैकेंसी निकली थी, 8415 पदों की वैकेंसी निकली थी। अब जो निकलने वाली है 21,391 पदों पर भर्ती निकलने वाली है। तो आप सभी जो है मन लगा के तैयारी कीजिए। और आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस में क्वेश्चन जो होता है वह बीपीएससी लेवल का पूछा जाता है, एनडीए लेवल का पूछा जाता है, मॉडरेट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए बिहार पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इजी क्वेश्चन देखने से काम नहीं चलने वाला है। आपको भारी भारी जो क्वेश्चन है, जो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, वो आपको करना होगा और याद करना होगा, समझे कि नहीं। तो इसलिए हम एडवांस लेवल 0 से एडवांस लेवल तक जो है आपकी तैयारी बिहार पुलिस की हम करवाएंगे। और आप सभी जानते हैं कि सीरीज का नाम है अब की बार वर्दी हमार, यह सीरीज का नाम है। और इसी सीरीज से सभी क्वेश्चन बिहार पुलिस के एग्जाम में आपको देखने को भी मिलेंगे। तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आज का देख लीजिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। एक का सही सही जवाब बताएं। हर प्रश्न के लिए 5 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा। तो 5 सेकंड के अंदर आपको सही सही जवाब बताना है। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। तो एक का फटाफट सही जवाब बताइए। देखिए, अगर आप एक का ऑप्शन बी बता रहे हैं, देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, यह सहायक संधि की विशेषता नहीं है, समझे कि नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। यह जो ऑप्शन बी है यह सहायक संधि की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। फटाफट इस प्रश्न का सही सही जवाब बताएं, स्टार लगा लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं, इसलिए जो बिहार पुलिस का सिलेबस है उससे कुछ हटकर हम लोगों को पढ़ना होगा, क्योंकि सीएसबीसी जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता है। ये आप बिहार मद्य निषेध के एग्जाम दिए होंगे 689 का, तो आपको मालूम होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, और उसी के लिए हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं। तो 2 का सही सही जवाब बताएं। 2 का अगर आप ऑप्शन बी भारत मिहिर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। भारत मिहिर समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 3 का सही सही जवाब बताएं। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित किया गया था। फटाफट 3 नंबर प्रश्न का सही सही जवाब बताएंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित किया गया था। 3 का अगर आप ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र जो है मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो 3 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी। फटाफट सही जवाब बताएं। बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में सबसे अधिक थी। तो 4 का अगर आप ऑप्शन सी बंगाल बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बाल हत्या प्रथा जो है बंगाल प्रेसिडेंसी में सबसे अधिक थी, तो 4 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर की रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है। फटाफट 5 नंबर प्रश्न का सही सही जवाब बताएं। सभी क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट है, यानी बिल्कुल बिहार पुलिस के सिलेबस के अकॉर्डिंग बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप बिहार दरोगा के भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस सभी प्रश्नों को देख सकते हैं। तो 5 का सही सही जवाब बताएं कि रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है। तो 5 का अगर आप ऑप्शन बी मौलवी अब्दुल्लाह सिंधी से बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रेशमी रुमाल षड्यंत्र जो है मौलवी अब्दुल्लाह सिंधी से संबंधित है। आगे देखिए 6 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। फटाफट 6 का सही सही जवाब बताएंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था।
आप सभी जानते हैं नागपुर का जो अधिवेशन हुआ था उसी में असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव जो है कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था। और नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? फटाफट बताइएगा, निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो देख लीजिए, यह एक कार्यशील इकाई है, बिल्कुल सही है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, ये भी सही है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र की अपनी उत्पादकता होती है। लेकिन यह एक बंद तंत्र नहीं होता है, यह एक खुला तंत्र होता है, तो इसलिए यह सही नहीं है। तो 7 का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट है? फटाफट 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट है? 8 का सही जवाब बताएं। 8 का अगर आप ऑप्शन डी पश्चिमी घाट बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट जो है जैविक हॉट स्पॉट है। 8 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? फटाफट सही जवाब बताएं। किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? 9 का अगर आप ऑप्शन बी जल चक्र बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए कि गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी यानी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी? फटाफट बताइए कि गौतम बुद्ध ने संघ में स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी? क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए वैशाली में हुआ था, वैशाली में जो है गौतम बुद्ध ने स्त्री के प्रवेश की अनुमति दी थी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए और देखिए, वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको ऐसे ही क्लास मिलते रहेंगे और यह एग्ज़ाम तक आपको मिलते रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इस बार हम लोग को 80+ स्कोर लाना है, तभी सिलेक्शन होगा। तो फटाफट बताइए कि भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? हर क्वेश्चन मिक्स रहेगा, तो फटाफट बताइए। 11 का अगर आप ऑप्शन सी मरुस्थलीय क्षेत्र बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। आप सही जानते हैं कि एक अपसौर होता है और एक उपसौर होता है। तो उपसौर की घटना 3 जनवरी को होती है और अपसौर की घटना कब होती है, कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। और 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है तो इस दिन क्या होता है? तो देखिए उपसौर का मतलब होता है इस दिन जो है पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है, समझे कि नहीं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है, माने कम होती है। तो 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए 13 नंबर की कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है। 13 का अगर आप ऑप्शन सी एल तरंगे बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए 14 नंबर की निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो ये देख लीजिए, रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और चीन के बीच में नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। डुरंड रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं है, बिल्कुल गलत है। मैगिनोट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच में, ये आपका सही है, ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। हिडनवर्ड रेखा जो है फ्रांस और बेल्जियम के बीच में नहीं है। तो 14 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मैगिनोट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच में स्थित है। आगे देखिए 15 नंबर के निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बता देना है कि निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है सबसे लंबी है। तो 15 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं एंडीज पर्वत, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है सबसे लंबी है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर, किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया? तो फटाफट 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि केंद्रीय बजट से राज्य के बजट को किस अधिनियम के द्वारा अलग किया गया? तो आप सभी जानते हैं भारत सरकार अधिनियम जो है 1919 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया।
आप सभी जानते हैं कि केंद्र स्तर पर केंद्रीय बजट जो है वित्त मंत्री जो है पेश करते हैं और राज्य बजट अलग होता है, केंद्र बजट अलग होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ है। तो 17 का अगर आप ऑप्शन है कैबिनेट मिशन योजना बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ है, तो 17 का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर कि अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी। फटाफट 18 का सही जवाब बताएं कि अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी। तो 18 का अगर आप ऑप्शन बी 24 अगस्त 1946 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई थी। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। दूसरा है कि राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। तो 19 का देख लीजिए, तो 19 का बिल्कुल दोनों सही है, तो केवल 1 और 2 दोनों जो है सही है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, अगला प्रश्न आपका 20 नंबर होगा। 20 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो ये आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन से है। अनुच्छेद 54 का संबंध राष्ट्रपति के निर्वाचन से है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में कौन गलत है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन गलत है आपको बताना है। 21 नंबर कि निम्नलिखित में कौन गलत है। तो पहला है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। दूसरा देख लीजिए राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। तीसरा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत संचित निधि से दिया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। तो 21 का जो है ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए 22 नंबर कि वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला है वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं। दूसरा है इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। तीसरा है इनकी पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती है। तो देखिए 22 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 1 और 3, ये सही है और ये सही है, तो इसका सही जवाब केवल 1 और 3 हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से कौन आरबीआई के मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है। फटाफट बताइएगा कि निम्न में कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है। तो 23 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं, ये वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रिया, ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। फटाफट 24 नंबर प्रश्न का छाप दीजिए कि सही जवाब क्या हो जाएगा। फटाफट छाप दीजिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 24 नंबर प्रश्न का अगर आप ऑप्शन सी खाद्य प्रसंस्करणों को बढ़ावा देना, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए 25 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। देखिए वही क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे जो आपको लिए इम्पोर्टेंट है, यानी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो फटाफट 25 का सही जवाब बताएं कि निम्नलिखित में कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है। तो 25 का अगर आप ऑप्शन डी NKC समिति बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए 26 नंबर निम्नलिखित में कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है। तो 26 का सही जवाब बताएं। तो ये ऑप्शन सी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए सीताध्यक्ष का संबंध था तो भूमि कर विभाग से। अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं भूमि कर विभाग, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सीताध्यक्ष का संबंध था भूमि कर विभाग से।
और देखिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हमें भी कम से कम लाख स्टूडेंट चाहिए अपने चैनल पर। अपने परिवार में कम से कम 1 लाख स्टूडेंट जुड़े होने चाहिए। और देख लीजिए इस चैनल पर 27 लाख स्टूडेंट है, तो आप भी कम से कम हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपको ऐसे कंटेंट देते रहें। अगला प्रश्न देख लीजिए, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। फटाफट सही जवाब बताएं कि कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। तो 28 का अगर आप ऑप्शन डी राजतरंगिणी में बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। आगे देखिए, सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की। तो देखिए सिजदा और पैबोस प्रथाओं की शुरुआत अकबर के द्वारा की गई, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, उत्बी कौन था। उत्बी कौन था, तो उत्बी एक इतिहासकार था। अगर आप 30 का ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि शेरशाह के बारे में कौन कथन असत्य है। शेरशाह के बारे में कौन कथन असत्य है। तो देखिए पहला ऑप्शन देख लीजिए कि शेरशाह ने बिलाग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की, ये सही है। दूसरा है शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया, ये भी सही है। शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है, ये गलत है। आप सभी जानते हैं कि शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है, तो यहाँ दिल्ली लिखा है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन सी 31 का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 32 नंबर कि किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यद लिखी गई। फटाफट सही जवाब बताएं कि किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यद लिखी गई। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। 32 का अगर आप ऑप्शन सी कृष्णदेव राय बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन देखिए कि दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया। तो देखिए दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक सालों तक जो शासन था, आप सभी जानते हैं बहलोल लोदी ने किया, तो बहलोल लोदी 33 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। 34 का सही जवाब बताएं कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। आप सभी जानते हैं प्रोटीन जो होता है सर्वाधिक मात्रा में केंद्रक में पाया जाता है। आगे देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है। 35 का सही जवाब बताएं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है। तो 35 का अगर आप ऑप्शन है ग्रेना बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेना बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए हेलोफाइटस होता है। हेलोफाइटस क्या होता है। तो हेलोफाइटस जो होता है वे पौधे जो लौनों वाली मिट्टी में उगते हैं, ये हेलोफाइटस होते हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 37 नंबर के निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है। तो अगर एड्स है तो एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। आप सभी जानते हैं एलिसा परीक्षण किया जाता है। एलिसा परीक्षण भी किया जाता है, इसके साथ CD4 भी किया जाता है और इसके साथ जो है PCR टेस्ट भी किया जाता है। तो 1, 3, 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखिए 38 नंबर के निम्न में कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। तो आप सभी जानते हैं ये AB में जो है प्लाज्मा में AB जो ग्रुप समूह होता है उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, तो AB बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा भी ब्लड ग्रुप जो है AB पॉजिटिव है। आपका ब्लड ग्रुप क्या है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। अगला प्रश्न देख लीजिए 39 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है। ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है। तो देखिए ये जो होता है पीलिया नहीं होता है, डिप्थीरिया होता है, पर्टूसिस होता है, टिटनेस होता है, लेकिन पीलिया नहीं होता है। आगे देखिए अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं। फटाफट 40 का सही जवाब बताएं कि अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं। तो आपका 2 प्रोटॉन के बराबर होते हैं, 2 प्रोटॉन के आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो आप सभी जानते हैं द्वितीय गतिकी नियम। न्यूटन के द्वितीय गतिकी नियम से बल का व्यंजक F = ma जो होता है वो प्राप्त होता है, F = ma।
आगे देखिए सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो देखिए सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की जब प्रतिरोधकता बढ़ती है तो उसका ताप भी बढ़ने लगती है। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? आइसोटोप बताना है कि निम्नलिखित में किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। तो समस्थानिक पोलोनियम का होता है, आप सभी जानते हैं। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। हाइड्रोजन के जलाने से क्या बनता है? तो पानी बनता है। हाइड्रोजन को जलाइएगा तो क्या बनेगा? पानी बनेगा। ग्रेफीन होता है। ग्रेफीन क्या होता है? ग्रेफीन, व्हाट इज ग्रेफीन? ग्रेफीन जो होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है, समझे कि नहीं? कार्बन का दो अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, और ग्रेफीन जो होता है वह कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। मिलान करना है तो चलिए मिलान करते हैं। 47 नंबर मिलान करते हैं। तो पहला देख लीजिए क्या है। पहला है प्लाज्मा अनुसंधान संस्था। तो देखिए पहला जो है ये गांधीनगर में ही है, तो सामने सामने हो जाएगा। प्लाज्मा अनुसंधान संस्था जो है गांधीनगर में है। दूसरा देखिए राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था। तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था जो है ये आपका पणजी में है, समझे कि नहीं? तो पणजी हो जाएगा। तीसरा है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था। तो ये आपका दिल्ली में ही है, तो ये बिल्कुल सामने सामने हो जाएगा। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्था जो है मैसूर में है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो देखिए 1 4 2 3 यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 48 नंबर आज का 48 नंबर क्वेश्चन है। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं कि पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? तो पंचरात्र का जो संबंध है ये वैष्णव धर्म से है। अगला प्रश्न देख लीजिए 49 नंबर कि एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया तो आपका वेंकट रमन रामकृष्ण है। अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी है, वो किस राज्य की रहने वाली है? एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और आपको होमवर्क में छाप देना है। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, होमवर्क का क्वेश्चन है। यहाँ देख लीजिए ये कुछ वन लिनियर क्वेश्चन है। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्रु कहा जाता है। ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है और ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। यजुर्वेद के बारे में हम लोग बात करें तो इसकी ऋचाओं को पढ़ने वालों को अघोर्य कहते हैं। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख मिलता है और यह गद्य पद्य दोनों में है। सामवेद की बात करें तो सामवेद इसके ऋचाओं को पढ़ने वालों को उद्रातु कहते हैं। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद की बात करें तो इस वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है और इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रिया कहा गया है। और वेदों की संख्या 4 है, वेदांगों की संख्या 16 है, पुराणों की संख्या 18 है और उपनिषदों की संख्या 108 है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। बिल्कुल आपके बिहार पुलिस लेवल का क्वेश्चन है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। डेली हमारे साथ 10 बजे जुड़िए। जय हिंद, जय भारत।